सक्सेस हमें एक ओवरनाइट रिजल्ट लगती है, पर उसके पीछे कितने सालों का हसल, कितने सालों की मेहनत होती है, ये कोई नहीं जानता। वेलकम टू द पॉड टॉक शो। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनकी कहानियाँ कहीं ना कहीं दब जाती है। दिस चैनल इज़ अ ट्रिब्यूट टू दैट लॉन्ग टर्म ग्राइंड। हम बात करेंगे उन लोगों से जो शायद वायरल नहीं हुए, पर उन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई। उनका सफ़र कैसा था, उन्होंने फेलियर्स को कैसे हैंडल किया और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने अपने लाइफ में क्या कुछ सैक्रिफाइस किया, ये सब जानेंगे हम सिर्फ पॉड टॉक शो पर। आज के पहले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्किन, हेयर और कॉस्मेटोलॉजी की साइंस पर। कोई इंस्टाग्राम देखकर एसिड्स मिक्स कर रहा है, तो कोई बिना डॉक्टर एडवाइस के ट्रीटमेंट्स करवा रहा है, और कोई अभी भी ये मानते हैं कि नेचुरल मतलब हमेशा सेफ। आज हम मिथ्स तोड़ेंगे, फेयरनेस क्रीम से लेकर सनस्क्रीन तक, और होम रेमेडीज से लेकर लेजर और बोटॉक्स पर। और इस कॉन्वर्सेशन को लीड कर रही है डॉक्टर शलाका वागाड़े, एक ऐसी डॉक्टर जिन्होंने 10 साल से पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। शी इज एन MBBS, MD मेडिसिन एंड अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। उनका फोकस सिर्फ ब्यूटी नहीं, एक लॉन्ग टर्म, एथिकल एंड सेफ प्रैक्टिस है। अगर आप स्किन केयर यूज़ करते हो, या ट्रीटमेंट्स करवाना चाहते हो, या फिर कॉस्मेटोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो, तो ये एपिसोड एंड तक देखना। बिकॉज आज हम सिर्फ स्किन केयर की ही बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अवेयरनेस, साइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सो लेट्स बिगिन। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। Thank you. सो प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स कि आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडीड, एंड आपने मेडिकल फील्ड ही क्यों चूज़ किया अपने करियर के लिए। Okay. Basically, I'm from Pune. I have done my MBBS and MD medicine from Russia. After that, PGDCC cosmetology course from Pune. And after that, fellowship in medical aesthetic and cosmetology from Australian University. ओके, सो MBBS एंड MD मेडिसिन, इसके बाद आपने कॉस्मेटोलॉजी यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? Okay, interesting question. Uh, हमारा एक हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन रूरल एरिया, वासुदेव घड़े मेमोरियल हॉस्पिटल इन उरई कांचन। वहाँ पे बाकी सब स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स अवेलेबल थे, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो पेशेंट्स आते थे, उन्हें ट्रीट करने के लिए कोई भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं था। तो वो पेशेंट्स हमें दूसरी तरफ रेफ़र करने पड़ते थे, या फिर उन्हें रिटर्न जाना पड़ता था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि खुद ही मैं कॉस्मेटोलॉजी करूँ एंड ये सभी पेशेंट ट्रीट कर सकूँ। राइट, दैट्स रियली इंस्पायरिंग मैम। सो 10 साल आप इंडस्ट्री में हैं, एंड 10 साल में इंडस्ट्री में आपने क्या चेंजेस देखे ऐसे ट्रीटमेंट्स में लेके, या फिर आगे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट्स में ऐसे क्या चेंजेस आपने देखे इन 10 सालों में? 10 सालों में वैसे तो पेशेंट्स में भी चेंजेस आए हैं एंड ट्रीटमेंट्स में भी। पेशेंट्स में बोला जाए तो पेशेंट जो है, पहले स्किन एंड हेयर के बारे में उनमें इतना अवेयरनेस नहीं था जो आजकल है। एंड ट्रीटमेंट्स में बोला जाए तो पहले बेसिक ट्रीटमेंट्स किए जाते थे, जो भी बहुत उनमें अपडेटेड नॉलेज हुआ है एंड एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हैं जो हम सेम कंसर्न के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर फॉल पहले सिर्फ PRP किया जाता था, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यूज करके ट्रीटमेंट किए जाते थे। अभी GFC करते हैं, एक्सो GFC करते हैं, sometimes we can do stem cell therapies, then phototherapies, even exosome therapies. So this is the difference. ओके, सो आपने अभी डिफरेंस बताया, तो पहले के ज़माने में लोग ब्यूटी को लेकर कितने कंसर्न थे, और आज के ज़माने में कैसे लोग ब्यूटी को देखते हैं, या उसके पहले का टाइम किस तरीके से डिफरेंशिएट आप कर सकते हो उसमें? ओके, जैसे मैंने अभी बताया, आजकल के पेशेंट्स में या सभी यूथ में स्किन केयर एंड हेयर केयर के बारे में अवेयरनेस आ चुका है। पहले स्किन केयर रूटीन एज सच कुछ नहीं यूज़ किया जाता था, सिर्फ फेस क्लीन किया और चल दिए। लेकिन अभी सिर्फ फेस क्लीनिंग करके नहीं हो सकता, उसमें मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे पॉल्यूशन में चेंजेस आ गए, तो स्किन केयर रूटीन प्रॉपर रखना
चाहिए, ये अवेयरनेस अभी के पेशेंट्स में आ रहा है। दिस इज़ द डिफरेंस। यस, राइट, एब्सोल्युटली। सो आपका सबसे मेमोरेबल या चैलेंजिंग पेशेंट कौन-सा था? ओके। मेमोरेबल भी था और चैलेंजिंग भी था। एक लड़का था जो रूरल एरिया से सिटी में आया। ओके, वो जिन लड़कों के साथ घूम फिर रहा था या रह रहा था, उनके साथ उसे खुद में कलर की वजह से, उसके खुद के कलर की वजह से, कलर टोन की वजह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था। प्लस फिटनेस भी उसे उसका कुछ कम लग रहा था बाकी लड़कों के कंपैरेटिवली। अच्छा, तो हमने वो पेशेंट मेरे पास आया, उसकी वजह से उसे थोड़ा-सा डिप्रेशन भी था, सेल्फ कॉन्फिडेंस गँवा रहा था। तो हमने थोड़ा-सा कम्युनिकेशन किया, कंसल्टेशन किया, उसके बाद ये सब चीज़ें समझ में आई। तो हमने कुछ स्किन प्रोसीजर्स करवाए, लाइटनिंग थेरेपीज़ करवाए, देन कुछ डाइट एंड एक्सरसाइज़ की हेल्प से उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर फिटनेस बढ़ाया, ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे उस पेशेंट का फ्रंट पेज पे ही एक फ़ोटो डाला हुआ है ओके, या ट्रांसफॉर्मेशन डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। अभी हम बात करेंगे स्किन केयर मिथ्स के बारे में। तो होम रेमेडीज़ हमेशा सेफ होते हैं या नहीं? सो इसका मिथ है या इट्स अ फैक्ट? नो, इट्स अ मिथ। ओके, होम रेमेडीज हमेशा सेफ नहीं होते, कुछ हुँ, हद तक हो सकते हैं सेफ, लाइक माइल्ड एक्सफोलिएशन विद द हेल्प ऑफ मिल्क ओके, ना, ये सेफ है, लेकिन बहुत बार ये डेंजरस या रिस्की भी हो सकते हैं। ओके। एंड जो अभी फेयरनेस क्रीम्स आ रहे हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, सो डू दे गिव लाइक परमानेंट हमें फेयरनेस देती है क्या नहीं देती? बिल्कुल नहीं, परमानेंट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में। जो जन्म लेता है उसे जाना भी होता है। हम खुद भी परमानेंट नहीं हैं, वो कोई चीज़ कैसे परमानेंट हो सकती है। जो फेयरनेस क्रीम आते हैं उनमें ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, तो टेम्परेरी इफ़ेक्ट दिखता है फेयरनेस का, लेकिन ओवर यूज़ हुआ जाए या फिर उसके साथ अगर प्रॉपर तरीके से हर स्किन टाइप ना समझ के उसका यूज़ किया जाए, तो उसका स्किन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। स्किन डैमेज हो सकती है या फिर स्किन सेंसिटिव हो सकती है या फिर ब्रेकआउट्स, थिनिंग ऑफ स्किन, हाइपरपिगमेंटेशन, पीआईएच, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, तो आजकल सनस्क्रीन्स काफ़ी चल रही है मार्केट में। तो लोग बोलते हैं कि सनस्क्रीन डेली यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ धूप में निकलते ही वक्त आप यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट डू यू से ऑन दिस? नाउ एक्चुअली ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि सनस्क्रीन जो है वो 2 टाइप के हैं, केमिकल सनस्क्रीन एंड फिजिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन जो है वो धूप में, मतलब सनरेज जो है वो ब्लॉक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जब आप बाहर जाओ तो आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इंडोर वर्क हो या फिर हाउसवाइफ्स हो, वो जो किचन में चूल्हे के पास जाती है, जो गैस की शेगडी जो बोलते हैं आप, उसमें से जो रेज़ निकलते हैं उसमें ब्लू लाइट रेज़ होते हैं। देन आईटी पीपल्स यूज़ एक्सेसिव यूज़ करते हैं लैपटॉप्स, राइट, डेस्कटॉप, हाँ, टीवी, ओके? तो उनमें से भी ब्लू लाइट रेज़ निकलती है। तो ब्लॉक करने के लिए स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए और वो उस प्रोटेक्शन देता है फिजिकल फिज़िकल सनस्क्रीन। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि धूप में निकले तब भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करना ही चाहिए इनफैक्ट। सो आजकल जो वर्क फ्रॉम होम है, तो उन लोग के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये सनस्क्रीन, राइट? फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए उन लोगों को। एग्ज़ैक्टली, ओके। एंड ऑयली स्किन के ऊपर अगर हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो हमें कुछ पिंपल्स या फिर एक्ने का ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर पीपल शुड अवॉइड द मॉइस्चराइज़र ऑन द ऑयली स्किन? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऑयली स्किन हो या अ, मैं कहूँगी हर टाइप के स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र का काम है स्किन को हाइड्रेट रखना। ऑयली स्किन है मतलब क्या है?
जो स्किन में सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं उसमें से सीबम प्रोडक्शन होता है, वो हमें हमारी स्किन के सरफेस पे दिखाई देता है, दैट इज जिनका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा उनकी स्किन ज़्यादा शाइनी दिखती है या फिर ऑयली दिखती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हाइड्रेशन के लिए ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। ओके, उस टाइप के स्किन के लिए अलग तरह के मॉइस्चराइज़र्स मार्केट में अवेलेबल है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन कि आजकल टीनेजर्स हम देखते हैं उनको एक्ने की भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्सो वी से दैट अडल्ट्स को कभी नहीं होती। सो इज़ इट अ मिथ और अ फैक्ट? एडल्ट्स को कभी नहीं होती ऐसा नहीं है। टीनेजर्स में ज़्यादा होता है एक्ने प्रॉब्लम, ये सही है, लेकिन एडल्ट्स में भी एक्ने होते हैं। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि एक्ने होते किस वजह से है। एक्ने के कुछ रीज़न्स है एक्ने के लिए। उसके उसमें सबसे इम्पोर्टेंट या पहले आता है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। ओके, तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन टीनेजर में क्यों एक्ने ज़्यादा होते हैं? तब जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तब उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। वैसे ही एडल्ट्स में जब वुमन मेनोपॉज़ल पीरियड्स में होती है अराउंड 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज, तब उनके बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ओके, तो तब भी एक्ने आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीनेजर्स में। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लाइफ़स्टाइल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर जंक फूड रोज़ खा रहे हो, एक्सरसाइज़ नहीं है, वाटर इनटेक कम है, इस वजह से भी ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टीनेजर्स में ही एक्ने आएँगे, एडल्ट्स में भी आ सकते आ सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली। सो इसके लिए हम एक्सरसाइज एंड गुड फूड हमें इनटेक करना चाहिए, एग्जैक्टली। हैं। डाइट मॉडिफ़िकेशन या लाइफ़स्टाइल वो मॉडिफ़िकेशन अच्छा वो रखना चाहिए। आप कह सकते हो। स्लीप पैटर्न अच्छा रखना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए, डेली वन्स फ्रूट डाइट में होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती है। आपने जैसे अभी बोला कि होम रेमेडीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछा। सो होम रेमेडीज़ सबसे अच्छे रहते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट सबसे अच्छे रहते हैं? क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आर बेस्ट ओके, कंपेयर टू होम रेमेडीज़, ठीक है, क्योंकि होम रेमेडीज़ हर एक कंसर्न पे 100% जाएँगे ही ऐसे नहीं, इफ़ेक्टिव रहेंगे ही ऐसे नहीं। लेकिन हर एक कंसर्न के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो है, वो बनाए गए हैं और वो कंपेयर टू होम रेमेडीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके। सो अभी क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आए, तो एक्सपेंसिव क्रीम्स भी आ गए। सो द क्वेश्चन इज़ कि जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स उतने ज़्यादा बेनिफिट्स फॉर द स्किन। सो ये कितना सच है? नहीं, अगेन इट्स अ मिथ। ओके, ओके। हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ओके। एंड प्रोडक्ट्स का इफ़ेक्टिवनेस उनके कंटेंट से पता चलता है, ना कि प्राइस टैग से। ओके, ओके, तो अगर आप उनके स्किन टाइप के हिसाब से प्रॉपर कंटेंट जो चाहिए वो क्रीम या स्किन केयर जो है वो यूज़ किया जाए, हुँ, तो आपको इफ़ेक्ट तो दिखेगा। राइट, एग्ज़ैक्टली। सो मेन को कितना स्किन केयर करना चाहिए? इक्वली मैन एंड वुमन को इक्वली स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेन अक्सर नहीं करते ज़्यादा स्किन। यस, लेकिन उन्हें भी उनकी भी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो भी जो वुमन काम करते हैं वो भी वो सब कर सकते हैं, या करते हैं, मतलब वो भी धूप में निकलते हैं, वो भी ब्लू लाइट रेज़ में होते हैं, तो प्रोटेक्शन चाहिए तो सनस्क्रीन चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए तो मॉइस्चराइज़र चाहिए, और क्लीनिंग तो सभी को चाहिए, तो फेस वॉश चाहिए ही चाहिए, तो आ गया सब स्किन केयर रूटीन में मेरे लिए भी। मेन के लिए भी स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इंटरनेट पे जो स्किन केयर रूटीन दिखाते हैं, क्या वो सबके लिए काम करते हैं? अगेन इंटरनेट पे जो स्किन केयर रूटीन दिखाते हैं वो जनरल स्किन केयर रूटीन होता है, ओके। वो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप नहीं होता। अगर आप आपके स्किन के अकॉर्डिंग हुँ, स्किन केयर रूटीन चूज करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ओके, वो लाइक कॉमन दिखाते हैं हर एक स्किन टाइप के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ओके। सो वो स्पेसिफिक स्किन टाइप्स नहीं रहते जब वो दिखाते हैं तो। एग्ज़ैक्टली, राइट, ओके।
सो हम अभी बात करेंगे ट्रीटमेंट्स के बारे में, ओके। अलग-अलग केमिकल पील्स के बारे में। सो ये जो केमिकल पील्स है, लेज़र्स है, बोटॉक्स है, थ्रेड्स है, वो कितना इफ़ेक्टिव रहता है हमारे स्किन के लिए? कंसर्न के हिसाब से देखा जाए, कंसर्न के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाए और उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड हो तो रिज़ल्ट दिखते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फाइन लाइन्स रिंकल्स है फोरहेड्स पे तो आप वहाँ पे बोटॉक्स आप कर सकते हो तो वो फाइन लाइन्स रिंकल्स कम हो सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, केमिकल पील्स माइल्ड एक्सफोलिएशन करते हैं, थ्रेड्स जो है थोड़ा-सा लिफ्टिंग का काम करते हैं, बोटॉक्स जो है वो टेम्पररीली मसल पैरालाइज़ करते हैं, तो वहाँ के फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं दिखाई देते। ओ तो अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न अगर ट्रीटमेंट आपने प्रॉपरली चूज़ की जाए तो रिज़ल्ट आते हैं। ओके, तो अगर किसी को बोटॉक्स कराना है, थ्रेड्स कराना है या फिर ये फिलर्स जो हम बोलते हैं, तो हाउ लॉन्ग डज़ इट लास्ट? लाइक परमानेंट डिपेंड है या फिर टाइम टू टाइम कितना टाइम तक चलता है ये सब? अगर डिपेंड इट डिपेंड्स ओ कंसर्न के ऊपर है अगेन। देन जो चाहिए वो रिज़ल्ट अचीव करने के बाद अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रखा जाए या मेंटेनेंस किया जाए तो ज़्यादा देर तक लास्ट करते हैं। ओके, एंड एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोटॉक्स फेस को एक्सप्रेशनलेस बनाता है या नहीं बनाता? नहीं बनाता। हुँ, हुँ। अगर राइट पेशेंट पे क्वालिफाइड प्रोफेशनल के हाथों से वो सब किया जाए तो एक्सप्रेशनलेस नहीं बनाएगा, ओके, क्योंकि बोटॉक्स यूज होता है मेनली फॉर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। ओके, अगर एक्सप्रेशन मसल्स है लाइक लाफिंग मसल्स, हुँ, हुँ। आपने वहाँ पे बोटॉक्स इंजेक्ट किया। बोटॉक्स एक्चुअली करता क्या है, जैसे मैंने बताया, टेम्पररी मसल को पैरालाइज करता है। अगर आप एक्सप्रेशन मसल्स में, लाफिंग मसल्स में बोटॉक्स डालेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन कम होगा। कम होगा, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसर्न अगर वो यूज किया जाए, फोरहेड पे फाइन लाइंस रिंकल्स है या क्रॉसफिट पे रिंकल्स है, तो वहाँ पे अगर बोटॉक्स किया जाए तो वहाँ की फाइन लाइंस रिंकल्स कम हो सकती है, तो वो एक्सप्रेशन लेस तो नहीं ओके, बनाता। ओके, गुड। सो अ, अभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट में मैं देखता हूँ कि लेज़र हेयर रिमूवल बहुत चल रहा है, सो उनके एड्स भी चल रहे हैं। तो ये जो लेज़र हेयर रिमूवल है, तो ये सच में परमानेंट है या फिर सेमी परमानेंट? किस तरह से हम उसको सबसे ये कर पहले ये सकते बताना चाहूंगी कि लेजर हेयर रिमूवल हैं? नहीं है, ओके, लेजर हेयर रिडक्शन है। ओके, रिमूवल का मतलब होता है कि वो एक कोई भी चीज जड़ से निकाल देना या रिमूव कर ओके, देना। रिमूव करना। हम लोग यहाँ पे करते क्या है, हेयर का रिडक्शन करते हैं, मतलब हेयर की जो ग्रोथ है वो रिडक्ट करते हैं, अच्छा, कम करते जाते हैं। ओके, और जैसे पहले भी बताया, परमानेंट ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम इसमें कोई मैजिक नहीं करते, लेजर एनर्जी के हेल्प से हेयर की जो ग्रोथ है वो कम करते हैं। ओके, इसीलिए उसके सेटिंग्स होते हैं, एक सेटिंग, सेकंड सेटिंग, थर्ड, और फोर्थ। और ओके, से तो ऐसे जैसे सेटिंग्स आगे बढ़ती जाती है तो वो हेयर की जो ग्रोथ है वो कम होती जाती है, रिडक्शन होता जाता है। जब हमें पर्टिकुलर अपना जो गोल है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं कि साल में कम से कम 3 बार तो मेंटेनेंस सेशन लेना चाहिए। तो वो जो रिज़ल्ट हमने अचीव किया है वो लास्ट करेगा बहुत ओके। सालों तक। सो अभी ये जो सारे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके स्किन ट्रीटमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर नहीं होते? होते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट एक कंसर्न है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेलाज़्मा, उसके लिए कुछ जो ट्रीटमेंट्स बनाई गई है वो छोड़ के कुछ अलग ही ट्रीटमेंट किया जाए तो ऑब्वियसली उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। ओके। रॉन्ग ट्रीटमेंट का सबसे एकदम डेंजरस डैमेज क्या हो सकता है? बहुत सारे डैमेजेस है, लेकिन हाइपरपिगमेंटेशन, पीआईएच, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने ब्रेकआउट, स्किन सेंसिटिव हो जाती है या फिर स्किन थिनिंग, ऐसे बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ट्राइकोलॉजी दैट इज़ हेयर, ओके? सो हेयर फॉल का सबसे मेन रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें आता है स्ट्रेस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, लाइफ़स्टाइल,
गलत लाइफस्टाइल हो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कभी-कभी हेयर फॉल अलग और हेयर लॉस अलग है। हेयर लॉस जेनेटिक भी आ जाता है, लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं हम लोग, जो मेल में होता है ज़्यादातर, वो जेनेटिकली भी होता है। एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स गिवन फॉर सच हेयर फॉल और ये सारी चीज़ों के लिए? अभी तो जैसे मैंने अभी पहले हमने बात की कि अभी हेयर फॉल, हेयर लॉस के लिए जीएफसी करते हैं, पीआरपी करते हैं, एक्सो जीएफसीज़ करते हैं, एक्सोसोम थेरेपीज़ करते हैं, स्टेम सेल थेरेपीज़, फोटोथेरेपी, लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सब ट्रीटमेंट ओके। करते हैं। एंड ये जो पीआरपी ट्रीटमेंट आपने बोला, तो ये सच में गेम चेंजर है या इसको ओवर हाइप किया है? कुछ हद तक गेम चेंजर है, हुँ, हुँ। अगर स्पेसिफिक राइट पेशेंट सिलेक्शन हो एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल के हाथों किया जाए, राइट अमाउंट में ये पीआरपी इंजेक्ट किया जाए, पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये इंजेक्ट किया जाए तो हाँ, हो कुछ सकता हद है। तक गेम चेंजर है। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कि हमारे घर में हेयर ऑयल्स रहते हैं, ओके, तो क्या उससे सच में हेयर रीग्रो होता है? रीग्रो तो नहीं होता, हुँ, लेकिन हाँ, नरिशमेंट ज़रूर मिलती है हुँ। उससे। अनदर क्वेश्चन, एंटी एजिंग क्रीम्स वर्सेस ट्रीटमेंट्स, कौन-सा ओके। सबसे बेहतर है? अगर दोनों साथ में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ओके। ओके? और एंटी एजिंग क्रीम कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ओके। वैसे ही कुछ ट्रीटमेंट्स भी होती है, वो भी यही काम करते हैं या फिर जो भी कंसर्न हो उस हिसाब से वो वर्क करते हैं। हुँ, स्किन डैमेज हो तो वो रिपेयरिंग का काम करते हैं। लेकिन मेंटेनेंस के लिए कुछ क्रीम्स चाहिए, ओके। तो दोनों अगर साथ में कंबाइन करके ट्रीटमेंट दी जाए तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सो क्या हम एजिंग डिले कर सकते हैं इससे? हाँ, कुछ हद तक कर हुँ, हुँ। सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ ट्रीटमेंट्स या फिर क्रीम्स ऐसे यूज़ करके नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा-सा मेंटेनेंस में कुछ चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं वो भी ऐड करनी होती है, लाइक वाटर इंटेक बढ़ाना, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, एक्सरसाइज़ करो, रोज़ एक डेली 1 फ्रूट आपने कंज़्यूम करना चाहिए। ये सब चीज़ें इंक्लूड करो, मेंटेन करो अच्छे से स्किन केयर रूटीन, तो ऑब्वियसली एंड आपने जैसे बोला अभी हार्मोनल चेंजेस है, तो वो स्किन और हेयर पे किस हद तक हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने बताया हेयर फॉल में हार्मोनल फ्लक्चुएशन जो इफ़ेक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। वैसे बहुत सारे अदर कंसर्न्स भी है जिसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन अफ़ेक्ट करता है। लाइक पीसीओडी में जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होता है, पीसीओएस में या फिर हाइपोथायरॉयडिज़्म इन सब में, तो वहाँ पे हिर्सुटिज़्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन चिन ये भी होता है। सो बियर्ड आना वैसे हो सकता है। ओके, सो विल टॉक अबाउट द सेगमेंट्स लाइक नॉन डॉक्टर्स के ऊपर, राइट? सो नॉन डॉक्टर्स जो कॉस्मेटोलॉजी में ऐसे ही कहाँ से तो भी सर्टिफिकेट करके आए हैं, या फिर तो वो कितना पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकता है? रिस्की तो है हुँ, क्योंकि उन्हें प्रॉपर एनाटॉमी की नॉलेज नहीं होती, बॉडी स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होती। कहाँ पे वेसल्स है, कहाँ पे नर्व्स है, कौन से टिश्यू डैमेज होने के बाद क्या हो सकता है, उनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी प्रॉपर्ली पता नहीं होती, तो रिस्की तो होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हाँ, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे भी हैं बेसिक ट्रीटमेंट्स कि जो रिस्की नहीं है, ओके। सो पेशेंट्स को हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली। हाँ, तो उसके बिना तो दे आर रिस्किंग देयर ओन स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स, सो कुछ भी हो सकता है फिर। ओके, सो आपने जैसे बोला कि यू आर इनटू इंस्टीट्यूट एज़ वेल, आपने अपना इंस्टीट्यूट भी रिसेंटली यू हैव ओपन्ड अ न्यू इंस्टीट्यूट, सो टेल मी अबाउट दैट इंस्टीट्यूट। सो ओके, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है कॉसएमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स, शॉर्ट फॉर्म इज़ सिया। ओके। जब मैंने पहले ये इंस्टीट्यूट खोला उसके पीछे का रीज़न ये था, फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने कॉस्मेटोलॉजी में एंटर किया,
पहली बार सीखा, वहाँ पे बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया गया। उसके बाद मैं पेशेंट ट्रीट करने के लिए मुझ में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके लिए मुझे बहुत आगे जाके दूसरा एक डिग्री लेनी पड़ी, दूसरा एक कोर्स करना पड़ा, बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़े। ऑल ओवर द इंडिया मैंने, आप बोल सकते हो बाहर भी, अब्रॉड भी जाके कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के बाद बहुत नॉलेज गेन हुआ एंड देन मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, अच्छे से ट्रीटमेंट कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे ये था कि जो मुझे करना पड़ा स्ट्रगल, वो बाकी स्टूडेंट्स को ना करना पड़े। मुझे जो भी नॉलेज है वो मुझे स्टूडेंट्स तक पहुँचाना था। उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए था। राइट। तो इसके लिए हमने ये सिया इंस्टीट्यूट शुरू किया है। दैट्स ग्रेट मैम, इंस्पायरिंग। सो कॉस्मेटोलॉजी एज अ करियर, तो इंडिया में इसका कितना ज़्यादा स्कोप है? अभी तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि जैसे पहले हमने बात की कि अभी इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रहा है स्किन एंड हेयर को लेके। ओके। तो और कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्कोप बहुत स्कोप है। अच्छा है। तो जब भी आप देख रहे हो कि फ्रेशर्स जब आपके पास आते हैं सीखने के लिए, तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सीखने के लिए आते हैं तब ये गलती करते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है एंड प्रैक्टिकल पार्ट अलग होता है। थ्योरी में हमेशा लेक्चर्स होते हैं, तो वो लेक्चर्स प्रॉपर्ली, थ्योरी के लेक्चर्स प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते। ओके। बहुत इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड हुँ। वीडियोस देती है, तो जब रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स वो शुरू करके कभी तो अपना-अपना काम करते हैं, सो जाते हैं, बहुत बार उसमें ध्यान ही नहीं देते। जब तक आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा ना हो, तब तक आप प्रैक्टिकल कैसे अच्छा कर राइट, पाओगे? एग्ज़ैक्टली। तो ये बहुत बार होता है, इसीलिए हमने लाइव लेक्चर्स रखे हैं। ओके। अ, हम लाइव लेक्चर्स लेते हैं सिया में। इस वजह से स्टूडेंट्स जो है, फ्रेशर्स जो है, वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं वही उनको उनकी क्वेरीज के आंसर कर सकते हैं। राइट, एग्ज़ैक्टली। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आजकल लाइव लेक्चर्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रिकॉर्डेड वीडियोज़ तो ऐसे ही मिल जाते हैं यूट्यूब के पर सब जगह। ओके, सो क्या आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराते हो? अगर हाँ, कराते हो तो ऑब्वियसली। कितना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जितना थ्योरेटिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है, उस उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पोर्टेंट है। जब तक आप करोगे नहीं, आप खुद देखोगे नहीं, तब तक आप पेशेंट पे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो, पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हो। ओके। तो हम लोग 7 दिन का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लेते हैं कोर्सेज़ में, उसमें सब कुछ सिखाते हैं एंड पेशेंट के ऊपर स्टूडेंट्स को करने भी देते हैं। ओके। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर आते हैं, ठीक है? आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बोलते हैं कि मेरा स्किन देखो, ऐसे अलग-अलग हमें स्किन केयर या फिर जो सीरम्स रहते हैं या फिर सनस्क्रीन रहते हैं, वो लगा के दिखाते हैं। तो इन लोगों का इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स जो है, तो वो कितना अफ़ेक्ट करता है कॉमन लोगों को? बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, लेकिन उन्हें हर बार मेडिकल नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार इन्फ्लुएंसर को बॉडी का नॉलेज नहीं होता, स्किन टाइप का नॉलेज नहीं होता, हेयर टाइप का नॉलेज नहीं होता। तो वो जो दिखाते हैं वो देख के बहुत लोग वो खुद पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स है वो उनके लिए नहीं बनाए गए। तो फिर कुछ अलग ही साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं, तो फिर वो कंसर्न लेके हमारे पास आते हैं बहुत लोग। ओके, सो ये डीआईवाई स्किन केयर ट्रेंड्स, डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? पहले भी हमने बात की इस बारे में कि होम रेमेडीज़, डीआईवाई होम रेमेडीज़ हमेशा ही सेफ नहीं होती, बहुत बार डेंजरस भी हो सकती है, तो सेफ तो नहीं है। प्रॉपर कंसल्टेशन के बिना कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज़ करना इज़ नॉट गुड। फ़िल्टर्स और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इट सिग्निफिकेंटली हार्म्स मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और आपके पास तो पेशेंट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके पास लेकर आते होंगे, उसका क्या कहना आपका? क्या कहना? ओके,
बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ उनके सब कंसर्न सुनने पड़ते हैं पहले। लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन दिस केस। देन उनको समझाना पड़ता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन वो हर्ट भी ना हो, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कंसल्टेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके, ग्रेट। सो 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन। हुँ, तो मिनिमम स्किन केयर रूटीन किया जाए तो भी इनफ है। इनफ है। ओके। एंड कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट, ओके, इज़ इट इज़ अ हाइप्ड और जस्ट ओवर हाइप्ड? ओवरहाइप्ड। ओके। इट्स नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड हुँ, एट ऑल। क्योंकि कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट में ग्लास ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि क्लियर स्किन मिलना, ओके। प्रॉपरली हाइड्रेटेड स्किन मिलना, ये उसका मतलब है। लेकिन लोग सोचते हैं कोरिया के लोगों की जैसे स्किन है वैसे हमें मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। राइट। हाँ, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट का ये हम लोग अगर मतलब निकाला जाए कि हाइड्रेटेड प्रॉपरली क्लियर स्किन आपको मिलनी है तो वो हम दे सकते हैं। एंड विटामिन सी, इज़ इट नेसेसरी और नॉट? इट्स नेसेसरी। एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, ये कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, कुछ हद तक प्रोटेक्शन देता है, तो इट्स नेसेसरी। एंड व्हाट अबाउट रेटिनॉल? ओके। एवरीवन शुड यूज़ और नॉट? नो, एक्चुअली रेटिनॉल वर्क्स एज अ एंटी एजिंग एजेंट। ओके। ओके। तो अगर 20 का कोई पेशेंट हो जिनकी एज अराउंड 20 हो, तो उन्होंने अगर रेटिनॉल यूज़ किया तो नो यूज़। एंटी एजिंग मतलब एजिंग कब दिखती है, एजिंग के साइंस अगर दिखने लगे तो उन्होंने अगर रेटिनॉल यूज़ किया तो उनके लिए वो इफ़ेक्टिव साबित होता है। ओके। एंड फेस योगा, इज़ इट अ मिथ? ओके, फेस योगा, यस, इट्स अ मिथ। हर बार सिर्फ फेस योगा ही काम करेगा ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, टोटल बॉडी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। उसमें कार्डियो आता है स्किन एंड हेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मसल ट्रेनिंग जो बोलते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, ओवरऑल बॉडी एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फेस योगा। ओके, ग्रेट। एंड टीनेजर्स के लिए वन स्किन केयर रूटीन दैट यू वांट टू गिव देम एज एडवाइस? ओके, स्किन केयर रूटीन क्रीम्स के अलावा या फिर सीरम्स के या सनस्क्रीन्स के अलावा अगर देखा जाए तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। क्योंकि आजकल टीनेजर्स में देखा हम लोग देख सकते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड खाना बढ़ गया है। स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है। रात में बहुत देर तक जगे रहते हैं। मोर यूज़ ऑफ मोबाइल्स, लैपटॉप्स, और कुछ भी स्किन के लिए या हेयर के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। राइट। तो ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये एडवाइस दे सकती हूँ, ओके। स्किन केयर रूटीन के अलावा। ओके। ओके। एंड आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा स्किन केयर रूटीन जो आप एडवाइस दोगे? यूज़ फिजिकल सनस्क्रीन इंस्टेड ऑफ केमिकल सनस्क्रीन डेली। ओके। सो बिकॉज़ वो रात में भी काम करते हैं, यूएस शिफ्ट रहता है उनका, सो उनके लिए वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे मैंने बताया, अगर स्किन केयर रूटीन को छोड़ के तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। स्किन और हेल्थ, इन दोनों के फ्यू नॉन नेगोशिएबल्स? ओके। अ, आप बोल सकते हो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हम कभी भी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्किन और हेल्थ के बारे में। क्योंकि बिकॉज़ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। जंक फूड खा रहे हो, एडेड शुगर ले रहे हो, तो बॉडी में बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लाइफ़स्टाइल मैंने सुना है पानी ज़्यादा पीने से तो कश्ती है, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। अगेन हमने जैसे बताया रोज़ एक फ्रूट कंज़्यूम करना चाहिए। लीफ़ी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। आजकल टीनेजर्स लीफ़ी वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये होता है आज। उन्हें पनीर चाहिए, उन्हें चीज़ चाहिए। राइट। ये सब चीज़ें अगर ना खाएँ
तो अच्छा है। एंड ब्यूटी को लेकर आपका पर्सनल फिलॉसफी क्या है? ओके, फिलॉसफी, ब्यूटी सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ब्यूटी इनर ब्यूटी इज़ इम्पोर्टेंट। ब्यूटी सिर्फ स्किन टोन या कलर ब्यूटी नहीं डिफाइन करती। राइट। तो जब तक आप डिटॉक्सिफाइड बॉडी के साथ अंदर से प्रॉपरली विद पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी आप नहीं मतलब रहोगे, तो ब्यूटी निखर के नहीं आएगी। राइट। तो इसके लिए बाहरी सुंदरता तो ज़रूरी है, लेकिन इनर ब्यूटी भी इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। राइट। आजकल लोग बहुत शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? कभी भी शॉर्टकट हुँ। वर्क नहीं करता। किसी भी चीज़ के लिए अगर शॉर्टकट लिया जाए, तो वो हमें गोल तक नहीं ले जा सकता। उसके लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है और प्रॉपर वे से जाना ज़रूरी है। तो शॉर्टकट्स नहीं लिया टू अवॉइड द शॉर्टकट्स। या तो अच्छा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, सो उनके लिए आपका सबसे ऑनेस्ट रिएक्शन क्या होगा? शॉर्टकट कभी भी काम में नहीं आता। किसी भी चीज़, कोई भी गोल अचीव करने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। वो अपने गोल तक नहीं पहुँचाता। हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट, तो वो नॉर्मल वे पे नहीं लेके जा सकता, तो शॉर्टकट्स अवॉइड करना चाहिए। Okay. Yes. Thank you for coming to our podcast. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Okay. And that's a wrap for our today's podcast. So, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सबसे बेहतर पार्ट कौन सा लगा. Also, share this with your friends and family so that उनको स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन के बारे में पता चले. And don't forget to subscribe to our channel. This will encourage us to bring more guests to our podcast. Till then, stay tuned.